हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम व वन्य जीव वन। फिर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार जो होता है ना, एक तो है समाप्य संसाधन। ठीक है, ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम आदि क्या होते हैं ऐसे संसाधन जो कि क्या हो, एकदम सीमित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और असमाप्य साधन ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे। फिर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है, ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। फिर एक गंगा कार्य परियोजना, गंगा एक्शन प्लान। यह नदी कार्य योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसके प्रथम चरण को सन 1985 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा जल की गुणवत्ता के स्तर को सुधारना था। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने हेतु कुछ कारक। फिर जल की पीएच जो आसानी से सार्वसूचक की मदद से मापा जा सके। फिर है जल में कोलिफॉर्म जीवाणु, जो मानव की अंत में पाया जाता है कि उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। गंगा प्रदूषण का कारण। इसका मुख्य कारण महानगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रभावित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़ा धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना, यही नहीं अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा दिया है, जिससे जल में मछलियां मरने लगी है। फिर बाद के अंदर आ जाता है नमामि गंगे कार्यक्रम। जून 2014 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के काया कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के दो प्रभावी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। फिर है पुनर्चक्रण के तरीके। अपशिष्ट संसाधनों को या किसी भी मूल्यवान चीजों को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन से मैनेजमेंट 5 थ्योरी है। ये है रिफ्यूज रिड्यूस, रिफ्यूज, रिप्रज, रिप्रपोज, फिर रिसाइकल। फिर है उपयोग की मात्रा कम करना, रिड्यूस। फर्स्ट आ जाता है रिड्यूस, उपयोग की मात्रा कम करना। अनुपयोगी पदार्थ की मात्रा कम करना, जैसे टूटा टिन का डब्बा, प्लास्टिक की बोतल, डिब्बा, टूटी मटकी आदि अनुपयोगी सामग्री का उपयोग। छोटे छोटे फूल सब्जी के पौधे लगाकर घरेलू उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे अन्य सामग्री को कचरे से अलग करने से अनुपयोगी सामग्री की मात्रा कम हो जाएगी। फिर बाद के अंदर आ जाता है पुनः उपयोग में लेना, रिफ्यूज 2 नंबर का जो है। घरेलू अनुपयोगी सामग्री में ऐसी सामग्री को पृथक करें जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे बैटरी, धातु के बर्तन, लोहे का भंगार, टूटे डिब्बे, कांच की बोतल, जूट की सामग्री आदि को घरेलू कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। पुनर्चरण, रिसाइकिल। प्लास्टिक एवं कांच कि अपशिष्ट सामग्री को अनुपयोगी सामग्री से अलग कर इनकी फैक्ट्रियों में पुनर्चक्रण हेतु भेज दिया जाता है तथा इनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। पुनर्चक्रण के समय इनमें से कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। विशेष रूप से ऐसी सामग्री का उपयोग खाद्य सामग्री के संरक्षण हेतु बैग, पैकिंग, बोरी, डिब्बा आदि बनाने में किया जाता है। मना करना, रिफ्यूज, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना। रिप्रपोज, किसी वस्तु का नया उपयोग करना। फिर है संपोषित विभाग। संपोषित विभाग की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय ध्यान देना योग्य दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इनका लाभ हो। अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंधन होना चाहिए। आर्थिक विकास भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होना चाहिए। वन एवं जीवन संरक्षण। वन जैव विविधता के तप्त स्थल, हॉट स्पॉट है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक
एक है क्योंकि विविधता के नष्ट न होने से पारिस्थितिक स्थायित्व नष्ट हो सकता है। जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने विविध स्पीशीज की संख्या है, जैसे पुष्प, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु आदि। तप्त स्थल हॉटस्पॉट ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की जैव संपदा पाई जाती है। तप्त स्थल की अवधारणा नॉर्मन मेरियर्सन ने दी थी। दावेदार ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार होते हैं। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर आश्रित थे। सरकारी वन विभाग सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों से प्राप्त संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। फिर है उद्योगपति, जो वन से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते हैं। वन्य जीव व प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ निवासियों ने वन संरक्षण में भूमिका निभाई है। खेजड़ी वृक्ष। फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई ने 1971 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव खेजताली में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो कि उनकी स्मृति में दिया गया था। फिर चिपको आंदोलन। यह आंदोलन हिमालय के ऊंचे पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में 1970 में हुआ था। वहां की महिलाएं उस समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। ठीक है। फिर बाद के अंदर है महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने क्षय हुए साल के वृक्षों को आराबाड़ी वन क्षेत्र में जीवन दिया। फिर सभी के लिए जल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरी सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। बांध में जल संरक्षण की काफी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कई बड़ी नदियां के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए, जैसे टिहरी नदी, गंगा नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी। बांधों के लाभ: सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना। बांधों से हानियां: सामाजिक समस्या, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। यह पर्यावरण समस्या: वनों का क्षय होना, जैव विविधता को हानि होना, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। आर्थिक समस्याएं: जनता का अत्यधिक धन लगता है, उस अनुपात में लाभ नहीं होता है। जल संग्रहण: इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। भारत के वाटर मैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 करोड़ जोहड़ और उन्हें संरचनाओं का निर्माण किया तथा राज्य भर के 1000 गांवों में पानी वापस लाए। 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जल के प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया जाता है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग: वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है। कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके, जैसे विद्या खादिन बड़े पात्र नाड़ी राजस्थान के अंदर है, बंधारस एवं ताल महाराष्ट्र के अंदर, बंदिश मध्य प्रदेश यूपी, आहार पाइन बिहार, एरिस तमिलनाडु, कुल्ह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बावड़ी है दिल्ली के अंदर, तालाब जम्मू के कंदिर क्षेत्र, सुरगम केरल, कट्टा कर्नाटका। फिर बाद के अंदर आ जाते हैं भौमजल के रूप में संरक्षण के लाभ: पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है, यह कुओं को भरता है, पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जन्म की समस्या नहीं होती, यह जंतुओं के अपशिष्ट के दूषण से सुरक्षित रहता है। कोयला और पेट्रोलियम अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निर्माण है कोयला: 300 मिलियन वर्ष पूर्व भारत पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयला का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। यह अपघटन उच्च दाब
और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक ही उपलब्ध रह सकता है। पेट्रोलियम में वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक ही मिलेगा। फिर बाद में है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां। वायु प्रदूषण। कोयला और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। बीमारियां। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण बनती है। वैश्विक उष्ण जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस और विश्व उष्णता उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मित व्यवस्था बरतनी चाहिए। यह संप्य और सीमित है। ये एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और उसमें कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के बजाय जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा उनका स्विच बंद कर दे। घरों में CFL का उपयोग करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना। जहां हो सके सोलर कुकर का प्रयोग करना। फिर बात के अंदर है क्वेश्चन है यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। फिर है जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीज। ये तो सही लग रहा है फर्स्ट। तो फिर है जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाला पादप जात। ये नहीं है। जैव विविधता में वन में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये सही है। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक स्पीशीज की व्यवस्थित कुल संख्या। ये गलत है। फिर है चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों को शामिल करना। हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बनने बांधों जैसे टहनी और अलमानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे। तो इसके जो परिणाम होंगे वो है 1, 2 और 3। क्षेत्र के स्थलीय पादपजात और प्राणीजात पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। खेती के लिए उपयोगी जमीन स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। इससे लोगों को स्थायी नौकरी मिल सकेगी। फिर नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, नहीं है वाला चुनना है ना। तो नहीं है वो है प्राकृतिक संसाधन विद्युत, क्योंकि इसको हम बनाते हैं। बाकी ये सारे नेचुरली प्रेजेंट जैसे मृदा है, जल है, वायु है। फिर बाद के अंदर है विश्व का सबसे तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वो है वन है जो सबसे ज्यादा घट रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोग लोग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो है वो इनको जमीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो जमीन कहाँ मिलेगी? डिफॉरेस्टेशन करके उनका नाश करके मिलेगी। फिर है प्राकृतिक संसाधनों की सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि ऐसी उपयोगी वस्तु या पदार्थ हो जो प्रकृति की ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। फिर है गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? जल में अर्धजलीय लाशों को प्रवाहित करना। फिर है अलवण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास कौन सा है? 6.5 से 7.5। फिर बाद में आते हैं वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे। फिर है रिड्यूस कम उपयोग करना, रिसाइकिल करना और रिफ्यूज करना, वापस से यूज करना। हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीशीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है क्षेत्र में एकल कृषि को। फिर है एक सफल वन संरक्षण की क्रियानीति में क्या शामिल होना चाहिए? सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए। फिर ये GAP संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। फिर यह है गंगा एक्शन प्लान। फिर गलत कथन चुनिए। गलत कथन है दीर्घोपयोगी संपोषित विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं है वाला देखना है। तो काष्ठा ग्रह नहीं है।
फिर गलत कथन चुनना है तो गलत कथन चुनना है। वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है। बंगाल के अरावली वनों में किसकी बहुलकता पाई जाती है? साल की बहुलकता पाई जाती है। भूजल की ये कमी किसके कारण नहीं होती है? वनोन्मूलन के कारण नहीं होती है। बड़े बड़े बंधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है? सभी के कारण ही होता है। सामाजिक कारणों के कारण, आर्थिक कारणों के कारण और पर्यावरण कारणों के कारण। फिर बाद के अंदर आता है खाद्य बंदिश आहार और कट्टा के प्राचीन संरचनाएं जो है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में की जाती है? तो जल संभरण के लिए किया जाता है। शब्दों के उस संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। जो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है वो पवन काष्ठ सूर्य में नहीं होता है। निम्नलिखित में से परित्यशी क्रियाकलाप चुनिए। तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो क्या है, पानी रोक सकते हैं, रोके रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं ये होने देते हैं। फिर भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो कोलिफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं आंत के अंदर। राष्ट्रीय गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है। तो वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। फिर हिंदी में लिखा कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? तो रिफ्यूज है एक। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती है जो हमें घेरे रहती है। सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल है। जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर मेल से पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे जीवन में गिरावट आ रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। पारितंत्र। अब पारितंत्र शब्द ऑर्थ टेंसले ने दिया था। पारितंत्र का जनक इप्पी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार पारितंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। परिभाषा: एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम मानव निर्मित। प्राकृतिक जो होता है ना, वो प्रकृति में विद्यमान है। उदाहरण है जंगल, सागर, झील, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि। कृत्रिम जो मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया, इन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण खेत, शस्य भूमि, जलाशय, बगीचा, जल जीवशाला, एक्वेरियम। फिर पारितंत्र के घटक जो है, एक है अजैविक और दूसरा है जैविक। अजैविक जो है हवा, जल, भूमि। जैविक हो जाते हैं पौधे और जानवर। जो जैविक होते हैं ना, उसमें 3 प्रकार आ जाते हैं: उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता जो होता है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सब प्रकार के हो सकते हैं। फिर है जीव निर्वाह। आहार के आधार पर जीवों और जैविक घटकों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक है प्रोड्यूसर्स, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड स्टार्च का निर्माण कर सकते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण हरे पौधे व नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग 1% होती है। उत्पादकों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है। पौधे सौपस्थित सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। फिर है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। कंज्यूमर ऐसे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष शाकाहारी अथवा अप्रत्यक्ष मांसाहारी रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के जो प्रकार होते हैं ना, सबसे पहले आ जाते हैं उपभोक्ता के प्रकार। उत्पादक पहला पोषण स्तर, पादप, पलवक, घास, वृक्ष इत्यादि हो जाते हैं। फिर जो सेकेंड होता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय पोषण स्तर शाकाहारी, जंतु, पलवक, टिड्डे व गाय। द्वितीय उपभोक्ता। तीसरा पोषण स्तर मांसाहारी, पक्षी, मछलियां, भेड़िया। तृतीय उपभोक्ता जो है चौथा पोषण स्तर उच्च मांसाहारी, मनुष्य, शेर, बाज, मोर। एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऐसे सजीव जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण है गाय, खरगोश, हिरण आदि। द्वितीय उपभोक्ता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स।
सजीव जो प्राथमिक उपभोक्ता का शिकार करते हैं एवं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे मांसाहारी कार्निवोर जो शाकाहारियों को मारकर खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, सांप आदि। तृतीयक शीर्षक उपभोक्ता टर्सरी टॉप कंज्यूमर्स ऐसे सजीव जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, परंतु प्रकृति में अन्य कोई जंतु इनको मारकर नहीं खाते हैं। उदाहरण है शेर, बाज, मोर, मनुष्य। फिर आ जाता है सर्वाहारी ओमनिवोर्स ऐसे जीव जो अपने भोजन में वनस्पति व मांस दोनों को शामिल करते हैं, जैसे मनुष्य और मोर। फिर आता है पैरासाइट परजीवी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं, वो उससे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे जू और अमरबेल। फिर है कीटहारी पादप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाते हैं। ऐसे कीटों को खाते हैं, एक एक एवं साथ ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। यह नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण है यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडवट या थैली पादप राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र कीटभक्षी पादप है। रिपेंथिस इसे घटपर्णी पादप पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। अपघटक या अपमार्जक डिकम्पोजर्स ऐसे सजीव जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मनुष्य शरीर का अपघटन करते हैं, उन्हें अपघटन कहा जाता है। उदाहरण है जीवाणु एवं पलवक कवक। फिर आ जाता है अपघटक जीव खनिज चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहार श्रृंखला फूड चेन आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण घास, हिरण, मोर। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के ऊर्जा के पिरामिड या ऊर्जा प्रवाह। ये सदैव सीधे होते हैं क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है, अर्थात प्रवाह के दौरान ऊर्जा में निरंतर गिरावट आती है। पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचता है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। नोट परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्रम उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटन करता है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है। लिंडमान के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार प्राप्त ऊर्जा के 90% भाग को प्रत्येक जीव का उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देता है एवं केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को देता है। अतः प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा 90% की कमी आती जाती है। अतः पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष उपभोक्ता टॉप कंज्यूमर जैसे शेर आदि पारिस्थितिक रूप से सबसे कमजोर होते हैं। इस तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में में जाती है। फिर जैसे सूर्य ताप है वो 1,00,000 जो एनर्जी प्राप्त हुई। फिर उत्पादक प्रोड्यूसर्स उन्होंने उसका 10% लिया 10,000, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स उन्होंने 10% लिया 1,000 हो गया। फिर इसका 10% गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर, कितना हो गया 100 जूल। अब 100 का 10% गया अगले ट्रॉफिक लेवल में जिसे कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर 10 जूल। फिर उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। फिर है बायोमैग्निफिकेशन खास श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषी स्तर पर हानिकारक रसायनों का एकीकरण होना जैव बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। गैर जैव निम्नीकरण रासायनिक पीड़कनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जैव आवर्धन हो जाता है। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। जैव पीड़कनाशक आजकल रासायनिक पीड़कनाशियों के स्थान पर जैव पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है, जो एक जीवाणु की प्रजाति बेसिलस thuringiensis या बीटी की प्रजातियों से तैयार किए जाते हैं। जैसे बीटी कपास एक कीट रोधी फसल है। आहार जाल फूड वेब आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है। फिर आहार जाल व खाद्य जाल में अंतर आहार जाल जो होती है ना, जीवों की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से भरण पोषण प्राप्त करते हैं। जबकि जो आहार जाल होती है ना, आहार जाल अनेक परस्पर जुड़े हुए आहार श्रृंखलाओं के बने होते हैं। फिर जो इसका सेकंड पॉइंट है आहार श्रृंखला का, उच्चतर पोषी स्तर के सदस्य निम्नतर पोषी स्तर के केवल एक प्रकार के जीव को खाते हैं। उच्चतर पोषी स्तर के सदस्य अन्य आहार श्रृंखलाओं के निम्नतर पोषी स्तर के जीवों से भरण पोषण प्राप्त करते हैं आहार जाल के अंदर। फिर आ जाते हैं पर्यावरण की समस्या है।
क्या है पर्यावरण की समस्या है? पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षी तंत्र आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्से है। खराब ओजोन जो निम्नतर वायुमंडल क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में बनता है, जो एक घातक जहर है और इससे पौधे व प्राणियों का नुकसान पहुंचता है। ओजोन का निर्माण उच्च ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण O2 अणु को मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विघटित कर देती है। O2 पराबैंगनी विकिरण O+O परमाणु, यह मुक्त ऑक्सीजन परमाणु O तब ऑक्सीजन अणु O2 से संयोग करके ओजोन अणु O3 निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन मिलता है O2 इससे, तो ओजोन बन जाती है। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। ठीक है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी इस CFC के उत्पादन को 1986 स्तर पर ही सीमित रखा जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन आज के समय में अपशिष्ट निपटान एवं मुख्य समस्या जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत ही मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण जैविक प्रक्रम छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, शुद्धि, कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। उदाहरण है प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, पेस्टिसाइड्स जैसे DDT आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियां बायोगैस संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा बायोगैस व खाद में परिवर्तित किया जाता है। सीवेज उपचार तंत्र नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र कचरा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और मिट्टी से दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर मिट्टी से ढक दिया जाता है और कुछ दिनों बाद खाद में बदला जाता है। पुनः चक्रण अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः उपयोग यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना। फिर प्रश्न आ जाते हैं इस टॉपिक के। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो खेत है, आर्टिफिशियल। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी होता है। एक पारितंत्र में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? जीवधारी और निर्जीव दोनों ही होते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर कितना ऊर्जा होगा? 5000 किलो जूल। घास, टिड्डा, मेंढक घास। किसी आहार श्रृंखला में गेज जीव न्यूनीकरण पीड़क नाश हो व प्रत्येक उच्च स्तर पोषक स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाने का क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहता है। ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण हो रहा है? CFC के कारण। क्लोरोफ्लोरो यौगिकीकरण पारितंत्र में एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस क्रम में जाती है? रासायनिक ऊर्जा के क्रम में जाती है। किसी पोषक स्तर के जीव जो निम्नतर पोषक स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? आहार जाल। एक पारितंत्र में ऊर्जा
का प्रवाह हमेशा होता है, एक दिशा में होता है, एक दिशीय। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित लिक्विड्स में क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो सकती है और त्वचा का कैंसर हो सकता है। पादपों पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल गैर जैव न्यूनीकरण वस्तुएं शामिल है? तो वो है पॉलीथीन, प्रक्षालक पीवीसी, ठीक है, प्लास्टिक, बेकेलाइट, डीडीटी। किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से सीमित करता है। उच्चतर पोषक स्तर पर ऊर्जा में कमी होना। फिर कथन जो है वो गलत, सही नहीं है, गलत कथन का चुनना है। तो ये है हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, गलत है। सभी बाकी सारे ये सभी हरे पौधे और नील हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आहार वर्ग का, ये भी रोंगी पूछा है। तो 2 और 3 है प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ, दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 1% होती है। फिर है नीचे दी गई 8 श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। फिर है किस पारतंत्र में अपघटक जैव विविधता को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं? यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता दिशा में। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर जैव न्यूनीकरण पदार्थों की बनी होती है। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का ताप गर्म दिन के समय बढ़ता, रात के समय घटता। यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? यह विषाक्त हो जाएगी तथा जीवों को नष्ट करेगी। वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के 2 रूप कौन से हैं? ओजोन तथा ऑक्सीजन। वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर। प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से एक क्रम सम्मिलित नहीं है। तो वो है प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है, जैसे वाष्पन, वाष्पोषण, अवक्षेपण। फिर इसमें भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अमोनिया नहीं है ग्रीन हाउस गैस। बाकी मीथेन है, CO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर कार्बन साइकिल में कौन सा चरण नहीं, स्टेप नहीं है? वाष्पोत्सर्जन नहीं है, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, श्वसन होता है, जीवाश्म ईंधन को जलाना होता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो जो अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। फिर बात के अंदर है ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्यों हो रहा है? मनुष्य निर्मित यौगिकों का, जिनमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के यौगिक शामिल है, अत्यधिक उपयोग होना। फिर है पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है? तो ये सारी है, जैसे ओजोन परत का ह्रास है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है, वैश्विक उष्णन है। जैव मंडल के जैविक घटकों का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है? तो वायु के द्वारा नहीं होता है। ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठंडे मौसम में कम दृश्यता का कारण है बिना दहन हुए कार्बन कण या वायु में निलंबित हाइड्रोकार्बन। बंजर शेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसकी वृद्धि होती है? मोस्ट की। जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है जंतुओं में प्रजनन। सही क्रम का चयन देखना है। फिर है वायुमंडल में CO2, पादप में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन, मृदा में अकार्बन। ओजोन की सांद्रता नापने वाली इकाई है डोप्सन के द्वारा मापते हैं। एक मोर सांप खाता है जो पादप पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। मोर क्या है? खाद्य स्तूप का शीर्ष
बीटी पादप में बीटी का मतलब है बेसिलस thuringiensis। ओजोन के संदर्भ में गलत कथन क्या है? तो जो गलत कथन है वो है बी। समतापमंडल में ओजोन हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। फिर किस आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है वो है 10%।